This is Manish Parekh in front of you. Good morning to all of you बच्चों, कैसे हो सभी? हाँ जी बच्चों, ठीक ठाक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बात चल रही थी हमारी। देखो वैसे तो टर्म सेकंड के अंदर ये पोर्शन है हमारा, लेकिन ये चैप्टर भी अपना चल रहा है इसलिए मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे वीबीटी और एक सीएफटी रहती है जो थ्योरी करवाने के बाद में फिर अपने जंप मारेंगे टर्म फर्स्ट पर, है ना, जो टॉपिक रहते हैं हमारे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो है बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के देखो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन को, उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत टाइप की थ्योरीज आई थी। उसमें पहले हमने वर्नर थ्योरी पढ़ ली थी ना। वर्नर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, उसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के किस बेसिस पे थी बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिस जो था वो कुछ पोस्टुलेट्स थे, अजम्पशंस थे कुछ, जिसपे ये थ्योरी की पूरी बताई गई थी। तो सबसे पहले हम साथ साथ में बात करते चलेंगे। देखो याद करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने तुम्हें बताया था कि मेटल होता है ना। मेटल के साथ में क्या करते हैं, लिगेंड्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसके रिगार्डिंग इस थ्योरी ने सबसे पहले क्या बोला कि भाई हमने देखा ना, जैसे आप देखते हो कई बार लिखा होता है FeCO5, है ना, कई बार लिखा है CONH3 6, है ना, कई बार लिखा है NiCO4। तो ये कैसे, कहीं तो 5 लिख रहे हो तुम, कहीं 6 लिगेंड लिख रहे हो, कहीं 4 लिगेंड लिख रहे हो, क्या चक्कर है? ये किस बेसिस पे लिख रहे हो? कहाँ 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं, कहाँ 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं, कहाँ 5 लिगेंड जुड़ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ये कितनी कैपेसिटी है किसी एटम, किसी सेंट्रल मेटल एटम की, ये बात कहाँ से पता चलेगी? तो इसका पोस्टुलेट फर्स्ट पढ़ते हैं। The central metal ion in the complex makes available a number of empty orbitals for the formation of coordinate bond। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल जो होता है हमारा वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और जो डोनर होता है हमारा, जो लिगेंड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो भाई अगर लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है तो मेटल के पास खाली ऑर्बिटल तो होने चाहिए लेने के लिए। लेगा कहाँ? माथे पे थोड़ी रखेगा। उसके पास क्या होने चाहिए? ऑर्बिटल्स होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या बताई वीबीटी थ्योरी ने कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के पास क्या होने चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल्स। क्या होने चाहिए बच्चों? एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सूटेबल लिगेंड्स। The number of empty orbitals made available for this purpose is equal to the coordination number of central metal ion। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही उसके पास क्या होने चाहिए? ऑर्बिटल्स होने चाहिए। कैसे? वैकेंट। यहाँ पे 5 लिखा है तो भैया मेटल के पास 5 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, क्योंकि 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 5 ही क्या होने चाहिए आपके पास? खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए। यहाँ आपने 6 लिखा है तो 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, यहाँ आपने 4 लिखा है तो 4 ऑर्बिटल होने चाहिए। तो पहली बात, मेटल के पास ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। कितने होने चाहिए ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल ऑर्बिटल जो खाली होने चाहिए वो कितने? 6। 4 है तो 4, 5 है तो 5। ठीक है, ये बात आई। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 then 6 empty orbitals are made available। if coordination number is 4, 4 empty orbitals are made available in central metal ion। तो क्या होना चाहिए? जितने कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही मेटल का ऑर्बिटल जो है वो खाली होना चाहिए। सेकंड, the appropriate atomic orbitals of the metal hybridized to give a set of equivalent orbitals of definite geometry such as square, planar, tetrahedral, octahedral and so on। अब सुनो बेटा, अब होगा क्या कि मेटल के जो ऑर्बिटल्स होंगे, अब देखो मेटल के मान लो कुछ ऑर्बिटल s के यूज हो गए, कुछ p के यूज हो गए, कुछ d के यूज हो गए, और मान लो फॉर एग्जांपल कि अमोनिया लिगेंड, एमीन लिगेंड था हमारा। अब s की एनर्जी और शेप अलग है, P की एनर्जी और शेप अलग है, और D की एनर्जी और शेप अलग है। तो कैसे कोऑर्डिनेट करेगा भाई अमोनिया? एमीन जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? सबकी शेप अलग अलग है, किस डायरेक्शन से आएगा, किस ओरिएंटेशन से आएगा? तो ये इसके लिए क्या होता है बेटा, इसके लिए हम बात करें तो जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइब्रिडाइज्ड। तो मेटल्स के ऑर्बिटल में क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बताना मेरे को, 11th में तुम्हें बड़े अच्छी सी बता रखी है। फटाफट से रिप्लाई करो, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन रिप्लाई कीजिए फटाफट से। बताइए बेटा हाइब्रिडाइजेशन की क्या डेफिनेशन होगी? हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी। क्या होता है? जब हमारे लगभग समान एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, लगभग सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं नए ऑर्बिटल्स जो बिल्कुल इक्वल एनर्जी और इक्वल ही शेप के होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल्स नए फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइब्रिडाइज होगा। जैसे एस, पी, डी, इन तीनों ने हाइब्रिडाइज करके ऑर्बिटल बना लिए।
अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल बनेंगे, ये क्या बनेंगे, बिल्कुल सिमिलर बनेंगे एनर्जी में, शेप में। तो यहाँ पे इजीली आपके क्या हो जाएंगे, लिगेंड्स एटम के इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, वो डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए और उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें टेबल देखते हैं अपने सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गला खराब है यार, आज मौसम खराब हो गया ना, अपने झमाझम बारिश हुई है कल। वैसे तो आनंद आ गया, तुम्हारी हुई क्या उधर बारिश? बताओ। तो अगर बात करें अपने यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की, ये ज्योमेट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। याद करो मैंने बताया था कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या ज्योमेट्री होती है, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या है आपके पास, 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। sp3 सॉरी बच्चों sp3 पे ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका एक और हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है dsp2। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर है 5, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है हमारे पास यहाँ पे sp3d2। sp3d2। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या, ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, हमारे पास हो जाती है ट्राइगोनल बाइपायरामिड, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपायरामिड। अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। और 6 के अंदर एक और कंडीशन होती है d2sp3, यहाँ पे भी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। अब ये देखो sp3d2 और d2sp3, ये हम बात करेंगे इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल की, ये इसी थ्योरी के अंदर बात आएगी हमारे, ठीक है। तो ये एक टेबल है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन और उसके ज्योमेट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यही हमारा सेकंड पोस्टुलेट था, क्या था कि द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री सच एज स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड सो ऑन, ठीक है। भी कंबाइन होंगे और फिक्स ज्योमेट्री के अंदर क्या बना लेंगे, अरेंजमेंट बना लेंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो सेम एनर्जी के होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम ज्योमेट्री के होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड क्या है, the d orbitals involved in the hybridization may be either inner d orbitals, that means n-1d for n-1d, or यहाँ पे 4 नहीं है, or outer d orbitals, that is nd, for example in case of octahedral hybridization that is maybe 3d। ये बताया ना मैंने आपको कि क्या होगा, या तो इनर ऑर्बिटल यूज कर लेते हैं, इनर ऑर्बिटल, या फिर आउटर ऑर्बिटल यूज कर देते हैं। तो ये तो क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल अंदर वाले यूज हो गए, ये होते हैं -1d। ये एग्जांपल करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी समझ लो, ये पोस्टुलेट्स लिख लो बस, थोड़ा सा एग्जांपल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो ये डी क्या है, ये आउटर डी है, इसको बोलते हैं एनडी। तो ये n-1d यूज होते हैं, ये एनडी यूज होते हैं। अब इसको समझेंगे अपने एग्जांपल्स में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल्स भी यूज हो सकते हैं और आउटर ऑर्बिटल्स भी यूज हो सकते हैं। फिर उसके बाद में ईच लिगेंड हैज एट लीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सभी जो लिगेंड होंगे उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट करने के लिए होगा ना, मोनोडेंटेड तो मिनिमम होगा, वो मोनोडेंटेड का मतलब उसके पास कम से कम एक लिगेंड तो होगा ही होगा। फिफ्थ क्या है, द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल, मेटल के अनफील्ड ऑर्बिटल, वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ये सिंपल से इसके क्या थे बच्चों, पोस्टुलेट थे। मेन तो इसकी बात है किसकी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या क्या है, तो एप्लीकेशन अपने समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, कि एग्जांपल्स के थ्रू एप्लीकेशन समझते हैं किस किस तरीके से आते हैं। हालांकि देखो इस वीबीटी के अंदर ना काफी सारी लिमिटेशंस है, हम आगे पढ़ेंगे, इससे भी बेटर थ्योरी पढ़ेंगे सीएफटी, उससे भी बेटर थ्योरी होती है लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो अपने तो सीएफटी तक पढ़ना है इसके अंदर। तो वीबीटी के अंदर बात करूं मैं एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस के अंदर इसने कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को बारे में बताया है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बारे में बताया, तो वो हम सारी बात करते हैं। तो यहाँ बात करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी, एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन। जैसे एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं मैं, FeH2O6, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +3। इस एक एलिमेंट की, इस एक पूरे कॉम्प्लेक्स की, कंपाउंड की मेरे को क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है थ्रू द वीबीटी, ठीक है। हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, आयरन है, और लिगेंड कौन सा है, H2O। सबसे पहले देखो 6 हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो मेटल के पास कितने लिगेंड खाली होने चाहिए, 6 लिगेंड खाली होने चाहिए। अच्छा,
आयरन का बताइए मेरे को, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s, यही होता है भाई। हाँ जी यही होता है 3d6 4s2। यहाँ पे देखिए आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। आयरन लिख लिया X, H2O क्या होता है? 0। याद करो एक्वा पे कौन सा चार्ज होता है? 0 इक्वल्स टू +3। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। तो +3 में क्या हो जाएगा? याद करो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया, तो क्या गया? 3d5 4s0। ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको अपने ऑर्बिटल व्यू में ड्रॉ कर लेते हैं अपन। मान लो 3d5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, और इसके आगे 4p हो गया। 4p भी तो एम्प्टी है ना। ये 3d, ये 4s और ये 4p। 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है 3d के अंदर। 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? हमारा 6 है, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन सॉरी 6 ही ऑर्बिटल क्या चाहिए? एम्प्टी चाहिए। अभी ये तो भाई पांचों के पांचों फील्ड है, और आगे कितनी है? 4 ही है हमारे पास, 4s और 4p। तो आगे ऑर्बिटल और भी तो होता है, 4d भी तो होता है कि नहीं होता? 4d है ना। इसको अपने दोबारा बनाते हैं एक बार, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा हो गया 3d, 1 2 3 4 5। 3d के बाद ये 4s, ये 4p, और ये आगे 4d। 1 2 3 4 5, ये सारे आउटर ऑर्बिटल कितना है? वैलेंशियल कौन सा इसका? फोर्थ वैलेंशियल है ना, तो वैलेंशियल में 4p भी आता है, 4d भी आता है, तो ये सारे बना दिए मैंने, ठीक है। अब वही 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन फिल। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये क्या है? 3d, ये 4s, ये 4p, ये 4d। अब हमें चाहिए 6 ऑर्बिटल खाली, तो ये तो भाई फील्ड है, तो 6 ऑर्बिटल खाली कौन से हैं? एक s, 3p और 2d के। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या है? खाली है। तो ये आपस में क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अभी देखो s की शेप अलग है, एनर्जी अलग है, p की शेप अलग है, एनर्जी अलग है, d की शेप अलग है, एनर्जी अलग है, तो ये क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करके क्या बनाएंगे? 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। इस तरीके से 6 इनके नए ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। छह नए ऑर्बिटल बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 ऑर्बिटल बन गए। ये कौन से ऑर्बिटल हैं? ये है sp3d2। याद करो, देखो s फिर p फिर d। अब ये आउटर d ऑर्बिटल यूज हुआ है। ये कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? nd, आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि वैलेंस शेल कौन सा था? nth शेल था, फोर्थ शेल, तो nd ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल यूज किया है। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d2। 6 ऑर्बिटल आ गए। अब हमारे पास क्या है? H2O है, 6 H2O है हमारे पास। तो 6 H2O क्या करेंगे? इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। एक ने यहाँ डोनेट कर दिया, फिर इसने यहाँ डोनेट कर दिया, फिर तीसरे ने यहाँ, चौथे ने यहाँ, पांचवें ने यहाँ, छठे ने यहाँ। 7 बन गए क्या? 6 ही बनाने हैं ना। तो क्या हो गया? ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp3d2 की देख लो ज्योमेट्री कैसी होती है। कहाँ गया हमारा डायग्राम? ये लो sp3d2, sp3d है भाई यहाँ पे, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो इसकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बना दीजिए इसकी। अब इसकी स्ट्रक्चर मेरे को बनानी होगी, तो कैसे बनाऊंगा? sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल होती है, तो ये आयरन, ठीक है मेरे पास। यहाँ पे 6 बना देता हूँ, H2O 1 2 3 4 5 एंड 6। ये H2O हो गया। H2O यहाँ लिख देंगे, ये H2O है, ये H2O है, ये H2O है, ये H2O है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे H2O है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई बेटा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई इसकी। इस पे चार्ज कितना था? +3, तो +3 चार्ज बना देते हैं। इस तरीके से वीबीटी ने एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि वीबीटी की काफी लिमिटेशंस भी है, उसने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की, लिगेंड की नेचर भी एक्सप्लेन नहीं की। हम सीएफटी जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पढ़ेंगे लिगेंड कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हुआ क्या? ये समझ में आया कि किस तरीके से वीबीटी ने एक्सप्लेन किया? तो इस तरीके से बता दिया भी भाई, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये सब यूज होगा। अब देखो एक इनर ऑर्बिटल का एग्जांपल लेता हूँ, ये तो आउटर ऑर्बिटल ले लिया ना मैंने। अब क्या होता है, एक और इनर ऑर्बिटल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, अब की बार मैं एग्जांपल लेता हूं आपका FeCN6+3। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया? देखो वीबीटी ने,
ये मेरे पास है, अब क्या एग्जांपल क्या लिया, FeCN6+3, वही कितने और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। आयरन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 3d6 4s2, ये तो याद होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे किस स्टेट में है आयरन, वही एक्स। सीएन पे कौन सा चार्ज होता है, साइनाइडो पे, फटाफट से बताइए, -1, तो 6 साइनाइड पे -3, इक्वस में क्या है +3 इक्वस टू 0, x -3 इक्वस टू 0, x इक्वस टू +3। आयरन पे कौन सा चार्ज है, +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 ये गए, 1 ये गया, यहाँ पे क्या बच गया 3d5 4s1, सॉरी 4s0, 4s0। वही बनाते हैं अपने 3d5 4s0, 3d ऑर्बिटल बना लेते हैं यहाँ पे। ये 3d हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे 4s, ये 4s हो गया हमारा। अब 4s के बाद में 4p भी बना लेते हैं, ये 4p हो गया हमारा, ठीक है। सॉरी, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 3 बनाने हैं p में, 1 2 3, ओके। तो ये तो क्या है हमारा, ये है 3d, ये क्या है 4s, और ये क्या है 4p। अब देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आयरन में पहले भी हमने 5 ही इलेक्ट्रॉन भरे थे, अभी भी मैंने 5 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब होता क्या है, आयरन अगर फ्री स्टेट में है, फ्री होता तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भरते, 1 2 3 4 5, ऐसे ही भरते जैसे हमने पहले भरे थे। थोड़ी सी समझ लेना, थोड़ी सी चीज टेक्निकल आ रही है। यहाँ पे ऐसे ही भरे थे 5 इलेक्ट्रॉन में, ऐसे ही भरते। लेकिन होता क्या है, ये जो साइनाइड है ना, साइनाइड, ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, ये मैं बताऊंगा सीएफटी के अंदर, हालांकि वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर के लिए हमें समझना पड़ता है। 3 लिगेंड बता रहा हूं, वो याद रख लेना, साइनाइड, कार्बोनिल और अमोनिया NH3। इन तीनों को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं, अमोनिया कुछ स्पेसिफिक केस के अंदर आता है, और CN और CO तो होते ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही है। बाकी सारे एक बार वीक में कंसीडर करेंगे, बाद में बताऊंगा जब CFT आएगी तो पूरी सीरीज बताऊंगा कौन सा वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी याद रख लेना, कार्बोनिल आ जाए, CN आ जाए, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। अब होता क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है। तो रिपेल करने के बाद में होता क्या है, रिपेल करने के बाद में ये जो मेटल्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है, पेयरिंग, जैसे कैसे 5 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखना, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, जैसे ही लिगेंड साइनाइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो आता है तो पेयरिंग हो जाती है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। आगे वही ऑर्बिटल सेम रहेंगे, कैसे, यही जो हमारा था 4s, सॉरी 4s, और ये आगे 4p, आगे 4p, ठीक है बच्चों। अब देखो, हमें कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। अगर तो ये नॉर्मल कंडीशन होती तो मैं 4d लिखना पड़ता, क्योंकि 4d ये वैकेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कार्बोनिल हो गया, CN हो गया, NH3 होता है, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कर देते हैं पेयरिंग। अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए, तो ये 3d, ये 4s और ये 4p, 1 2 3, तो हमें 6 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, देखो ये वाले 6 आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ये 6 क्या करेंगे, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और 6 नए ऑर्बिटल बना देंगे। क्या बना देंगे, 6 नए ऑर्बिटल। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो ये जो 6 नए ऑर्बिटल बने हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, डी यूज हुआ है, कितने 2, फिर एस यूज हुआ है, और पी कितने यूज हुए हैं, 3, तो ये क्या बन गया D2sp3। ये कौन से ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि डी कौन सा यूज हुआ है, देखो 3d यूज हुआ है, और वैलेंशियल कौन सा था, फोर्थ था, तो इसको बोलते हैं n-1d। क्या बोला हमने, n-1d, ये देखो पोस्टुलेट में लिखा था मैंने, पोस्टुलेट्स में, चलो ये लिखा हुआ पोस्टुलेट्स के अंदर कि इधर इनर डी ऑर्बिटल दैट इज n-1d, और आउटर ऑर्बिटल दैट इज nd ऑर्बिटल, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, D2sp3, और D2sp3 से क्या बना, हमारे पास 6 नए ऑर्बिटल्स बने जो कि सेम एनर्जी और सेम शेप के थे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो लिगेंड्स हैं वो क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। कौन से हैं आपके पास, साइनाइड है,
तो साइनाइड डोनेट कर देगा बस इसमें। अब वही D2sp3 है ज्योमेट्री, तो देखो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, कौन सी ज्योमेट्री बनेगी D2sp3 में। तो D2sp3 आओ, ये रहा D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, कैसी शेप बनेगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी, तो बना दो इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह वो सारी डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम CFT के अंदर, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी है, ये सब क्या है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उससे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या निकलेगा, वो सारी बातें। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर मेरे को ड्रॉ करनी है साइनाइड हो गया, ठीक है, इसके बाद Cn लगाने हैं, अच्छा 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे Cn लगा दो, ये Cn Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn और यहाँ पे Cn और यहाँ पे Cn, ठीक है ना, ये बन गया हमारा क्या, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और चार्ज कितना था इस पे, +3 चार्ज। इस तरीके से क्या करता है बेटा, वीबीटी एक्सप्लेन करता है, इस तरीके से वीबीटी क्या करता है, इनकी एक्सप्लेनेशन करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है। क्लियर है बच्चों। हालांकि इसकी मैं मैग्नेटिक मूवमेंट आपको CFT में बताऊंगा, अभी बताने का नहीं है ज्यादा, CFT जब करेंगे तब हम सारी बातें करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली बता ही देता हूँ, थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ। मैग्नेटिक अगर प्रॉपर्टी की बात करें ना बेटा, मैग्नेटिक नेचर, तो हमारे पास जनरली इस बेसिस पे दो तरीके के हमारे पास मैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं डायामैग्नेटिक, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक वो जिसमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, उनको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक उनको बोलते हैं जिनके पास क्या हो, हमारे पास कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो लेकिन अनपेयर्ड प्रेजेंट हो। तो अगर सभी के सभी ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो उसको तो क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो आपसे पूछूं मैं, अगर आपसे ये कंपाउंड पूछूं कि बताओ FeCN6 क्या है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो ये देखो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। आपसे पहले वाला पूछूं, इससे पहले वाला FeH2O6 कैसा है, तो इसके पास तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुआ बेटा ये, हाँ जी क्लियर हुआ बच्चों, यस में बोलिए भाई, क्लियर हुआ ये चीज। चले नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें कुछ अपने डायामैग्नेटिक का एग्जांपल आ जाए ना, वो देखते हैं अपने कुछ। जैसे अपने बात करें, ये एग्जांपल की बात करते हैं, CO NH36+3, इसकी बात करते हैं बच्चे। तो CO सबसे पहले बात करूं मैं, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d7 4s2। यहाँ पे किस स्टेट में है, X, एमीन पे चार्ज होता है 0, +3 -3 आएगा यहाँ पे, नॉट +3 इक्वल्स टू +3 आएगा, जस्ट मिनट, 0 इक्वल्स टू +3, तो कितना चार्ज हो गया, +3। तो कोबाल्ट +3 के अंदर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये गया, तो क्या बच गया, 3d6 4s0। और मैंने बताया था NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काउंट होता है। तो बना लेते हैं अपने यहाँ पे ऑर्बिटल्स, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये बनाते हैं अपने पास सबसे पहले 3d ये बना लिया हमने, फिर 4s ये बना लिया हमने, फिर 4p ये बना लिया हमने, ओके। 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 1 2 3, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब अमोनिया क्या था, मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है, ये हम बात करेंगे CFT में। हालांकि स्ट्रॉन्ग वीक की डेफिनेशन वीबीटी ने नहीं दी थी, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा थोड़ा मैं समझना पड़ता है ना। तो NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। अगर तो सीधे इलेक्ट्रॉन होते तो 1 2 3 4 5 कर देता मैं, लेकिन अभी क्या करना है, हमें पेयरिंग करनी है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारे पास 3d, ये 4s, ये 4p। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। तो वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6, तो ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 6 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो सेम एनर्जी और सेम ज्योमेट्री के होंगे। तो ये हमारे पास 6 नए ऑर्बिटल हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब इनकी क्या होगी शेप, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा D2sp3, क्या हो गया D2sp3, इनर ऑर्बिटल्स यूज हुए। तो यहाँ पे अब NH3 क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। यहाँ पे NH3 क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा 6 के 6 ऑर्बिटल्स को। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पे NH3 ने डोनेट कर दिया, यहाँ भी NH3 ने डोनेट कर दिया, यहाँ भी NH3 ने डोनेट कर दिया। ज्योमेट्री की बात करूं तो D2sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। अब इसकी मैग्नेटिक नेचर की बात करूं, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, देखो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यहाँ भी सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, डायामैग्नेटिक नेचर। कैसी हो जाएगी बेटा, डायामैग्नेटिक नेचर हो जाएगी। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में जब CFT करवाऊंगा ना, तब बताऊंगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है। हालांकि ध्यान देना, फिर बता रहा हूँ इसके लिमिटेशंस है VBT के। VBT वाले ने ना तो कोई स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड की बात की थी, ना कोई स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी की बात की थी, ना ही कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की थी। इसने तो सिर्फ अपने अजम्पशंस दिए थे। ये सब इसके ना VBT वाले के, VBT थ्योरी के अजम्पशंस थे, कुछ भी प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई और एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे बात करूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बेटा अपने NiCO4। मान लो जो ये एग्जांपल की बात करते हैं NiCO4। ठीक है, अब इसका देखते हैं NiCO4 के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। ठीक है, यहाँ पे किस स्टेट में है, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकल पे कितना चार्ज है x, कोबाल्ट कार्बोनिल कैसा होता है 0 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे 0 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम यही रहेगा, 3d8 4s2 ही रहेगा। अब बताओ इसका बनाते हैं अपने ऑर्बिटल व्यू। सबसे पहले बनाता हूं मैं d, यहाँ पे d ऑर्बिटल बना लेते हैं अपने, d सबशेल बनाया हमने, ये रहा d। ठीक है, फिर बना लेते हैं s, ये 4s हो गया। फिर बना लेते हैं p, ये 4p हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 बनाने हैं 1 2 3। ओके, अब देखो नॉर्मल कंडीशन होती तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे में भरने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। लेकिन कार्बोनिल कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या कर देगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर देगा, पेयर कर देगा। तो ये कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 2 3 4 5, ये S और ये P। ठीक है, ये क्या करेगा, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। किस तरीके से होगी 10 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो ये 3d, ये 4s, ये 4p, तो 4 ऑर्बिटल ये रहे खाली हमारे पास। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, 4 ऑर्बिटल हमें खाली मिल गए। ठीक है, अब sp3 के अंदर देख लो ज्योमेट्री क्या होती है। चलो बैक साइड जो मैंने बताया था आपको, टेबल कहाँ गई हमारी, ये रही टेबल। sp3 ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो NiCO4 की ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ये हमारा क्या है sp3। अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो कुछ इस तरीके से होगी ज्योमेट्री। देखो ये Ni है, इसके टेट्राहेड्रली क्या अरेंज रहेंगे, टेट्राहेड्रली CO अरेंज रहेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO 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 CO, कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया NiCO4 का। मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछूं आपसे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो देखो भाई कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। तो नेचर कैसी हो जाएगी, डायामैग्नेटिक नेचर हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक नेचर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, हाँ जी क्लियर हुआ, यस स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ क्या भाई, सबको क्लियर हुआ। ऐसे एक और एग्जांपल देख लो, NiCl4 आ जाए अपने पास, अपने पास क्या आ जाए, NiCl4। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं कंफर्म देख लेता हूँ, NiCl4 और -2।
ये अपने पास कंपाउंड आ गया, इसका देखना है अपने को, वही ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर वगैरह। तो निकल देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का लिखो, वो बताया मैंने 3d8 4s2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x Cl का होता है -1, 4 Cl का -2 इक्वल टू क्या लिखेंगे -2, x इक्वल टू क्या आ गया +2, x इक्वल टू क्या आ गया +2, यानी कि निकल पे कितना चार्ज +2, तो क्या हो जाएगा 3d8 4s0, 3d8 4s0। चलो बनाते हैं इसको, 3d8 4s0 को बनाते हैं बेटा। तो ये d बनाया सबसे पहले मैंने, ये d ऑर्बिटल हो गया हमारा, ये s ऑर्बिटल हो गया हमारा, ये p ऑर्बिटल हो गया हमारा, ठीक है। इसके आगे फिर से एक बार d बना लेते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या बना लेते हैं, d बना लेते हैं। इसको ऐसे मत करो, ये तो हमने पढ़ लिया ना, इसकी जगह हम पढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं Cl4 की जगह CN4 करता हूँ, फिर मजा आएगा, CN4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही रहेगा CN4 में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स बना देते हैं, 5 बनाने हैं d के, 1 2 3 4 5, p के बनाने हैं 3, 1 2 3, ठीक है। ये हमारा है 3d, ये हमारा है 4s और ये हमारा है 4p। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 8, लेकिन क्या है CN4 साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो क्या हो जाएगी पेयरिंग, क्या हो जाएगी बच्चों पेयरिंग। पेयरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, 1 2 3 4, इन चारों को मिला के क्या बन गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन से क्या बने 4 नए ऑर्बिटल बने बच्चों, 4 नए ऑर्बिटल बने, कौन से बने D2sp, कौन सा बना DsP2, सॉरी DsP2, 4 ऑर्बिटल नहीं बने 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पे हो गया DsP2, कौन सा हो गया बच्चों DsP2। अब DsP2 में साइनाइड क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, एक इस ऑर्बिटल में, एक इस ऑर्बिटल में, एक इस ऑर्बिटल में, यहाँ पे कौन करेगा साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, यहाँ भी कर देगा, यहाँ भी कर देगा, यहाँ भी कर देगा, ठीक है। अब देखो DsP2 की ज्योमेट्री, चलो टेबल पे, DsP2 की ज्योमेट्री ये रही, DsP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी बेटा, कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे बात करें ज्योमेट्री की DsP2 में, तो स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ये निकल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं 4 स्क्वायर प्लेनर में कौन साइनाइड आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास साइनाइड कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे Cn, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cn, Cn, यहाँ पे आ जाएगा Cn, यहाँ पे आ जाएगा Cn, ठीक है। तो ये क्या हो गया NiCO4, ठीक है ना, ये क्या हो गया NiCN4 नॉट CO4। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पे भी कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड निकल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी नेचर इसकी डायामैग्नेटिक हो जाएगी, कैसी नेचर हो जाएगी डायामैग्नेटिक। हाँ जी बच्चों ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है बच्चों, ये सारा का सारा क्या था वीबीटी थ्योरी थी। इसके एग्जांपल बहुत हो सकते हैं बेटा, जितने मर्जी कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, जितने मर्जी एग्जांपल कर लो ना। तो आगे एग्जांपल्स है वो आप अब और भी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा नेक्स्ट वीडियोस में मैं, ठीक है। कितना क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ बेटा, सबको क्लियर हुआ ये। अब इसके अगर लिमिटेशंस की बात करें बेटा, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या था टोटली अजम्पशंस थे, क्या था देख जो थ्योरी थी बेस्ड थी किस पे अजम्पशंस पे। लिमिटेशंस की अगर बात करूं तो सभी के सभी क्या थे इसके अजम्पशंस थे, कुछ भी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं था, है ना, सारे के सारी बस बातें थी। दूसरी बात करूं मैं, इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं की। तीसरी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो इसने नहीं बताया, ठीक है। लिगेंड्स की नेचर के बारे में नहीं बताया कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, ये सारी चीजें भी जो वीबीटी थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई बच्चों, ठीक है। और स्टेबिलिटी के बारे में भी, थर्मोडायनेमिक स्टेबल है कोई कंपाउंड, काइनेटिक स्टेबल है कंपाउंड, ये भी स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया। तो काफी सारी इसमें लिमिटेशंस थी, तो वो लिमिटेशंस कहाँ से दूर होंगी, वो लिमिटेशंस दूर करेगी हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो CFT थ्योरी थी,
ओके बच्चों, क्लियर हुआ? उसके अंदर हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके अंदर कलर प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे कि क्यों जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, वो हम बात करेंगे उस रिएक्शन के, उस थ्योरी के अंदर। ओके बच्चों, होप सो कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग बच्चों।